राजहंस प्रतिष्ठानच्या वतीने आयोजित राजहंस व्याख्यानमाला 2024 ही व्याख्यानमाला 6 नोव्हेंबर ते 10 नोव्हेंबर 2024 या 5 दिवसांसाठी आयोजित करण्यात आली. सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम. राजहंस प्रतिष्ठान आयोजित राजहंस व्याख्यानमालेच्या 4थ्या पुष्पामध्ये मी कश्मीरा भूषण अवसरे आपणा सर्वांचे सहर्ष स्वागत करते. शैलेंद्र और गुलजार शब्दों के शिल्पकार या कार्यक्रमाचा आज आपण आस्वाद घेणार आहोत. तर या सुखद प्रवासाची सुरुवात करण्यासाठी मी कबरे काकांना व आजच्या मान्यवरांना व्यासपीठावर पुढे येण्याची विनंती करते. आता ईश्वराला वंदन करून आपल्या कार्यक्रमाची सुरेख सुरुवात आपण सरस्वती पूजनाने करणार आहोत. आता मी आपले प्रमुख पाहुणे श्री अंबरीश मिश्र यांची थोडक्यात ओळख करून देते. 1976 ऑल इंडिया रेडिओ मुंबई येथे त्यांनी कार्य सुरू केले. ऑल इंडिया रेडिओच्या जवळपास सर्व विभागात त्यांनी काम केले आहे. 1980 छापील पत्रकारिता म्हणजेच प्रिंट जर्नलिझममध्ये त्यांनी प्रवेश केला. सध्या हिंदुस्तान टाइम्स यासाठी ते लिखाण करतात. फोर्ड फाउंडेशनच्या नॅशनल सेंटर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्सच्या थिएटर विकास प्रकल्पासाठी त्यांनी एक छोटा काळ संशोधक म्हणून सुद्धा कार्य केले आहे. 1986 त्यांनी प्रसिद्ध चित्रपट कलाकारांच्या जीवन व कार्यावरती लेखन सुरू केले. स्वर्णकाळातील हिंदी चित्रपटांवर त्यांचे विशेष प्रेम आहे. 1950 पासून 1990 या दशकातील हिंदी चित्रपट गीतांच्या कार्यक्रमांमध्ये संगीत कार्यक्रमांमध्ये ते सूत्रसंचालन आज देखील करतात. महाराष्ट्र शासनाचे 2 पुरस्कार देखील त्यांना लाभले आहेत. तसेच महाराष्ट्र फाउंडेशनचा पुरस्कार व त्याच वर्षी मुंबई मराठी पत्रकार संघाचा अनंत काणेकर पुरस्कार देखील त्यांना प्राप्त झाला आहे. अशा आपल्या अष्टपैलू प्रमुख पाहुण्यांचा सत्कार मी श्री विजय फाटक यांना करण्याची विनंती करते. जोरदार टाळ्यांनी आपण आपल्या प्रमुख पाहुण्यांच्या सत्कारासाठी स्वागत करूया. जगात काहीही राहणार नाहीये एक्सेप्ट ज्ञानेश्वर आणि तुकाराम. मिर्झा गालिब, मीर तकी मीर हे राहतील, आपण नाही. तात्पुरतं बरं वाटतं आपल्याला. मी माझ्या आयुष्यात समाजातल्या दुर्बल घटकातल्या काही मुलांना शिकवलं. त्यातली काही मुलं गळाली, काही मुलं खूप चांगलं शिकत आहेत, ती राहतील. बाकी पुस्तकं नाही राहणार. एक दुसरं असं की आपण सगळे इथे आलात, मी आपला अत्यंत आभारी आहे. आपण हा कार्यक्रम ऐकणार आहात. राजहंस प्रतिष्ठान अतिशय चांगलं काम करते. ते संस्थान झालं नाही आहे. मला कबरेंच्या स्वरातली तळमळ मला लक्षात आली. खूप चांगलं काम करत आहेत. एक काम त्यांनी मात्र थोडंसं मला नाराजी झाली आहे. हे शब्दप्रभू अजिबात लिहायचं कारण नव्हतं, काहीही कारण नव्हतं. शब्दप्रभू काय हो, आपल्याला आपली मातृभाषाच नीट येत नाही. कसले प्रभू आणि काय घेऊन बसलात. आमचे मुझे नहीं मालूम आपको शायद ये अनुभव आया होगा. बहुत से लोग कहते हैं, ख़ास तौर पर मेरे गुजराती भाई तो हरदम कहते हैं हमारा मोटा काका ऑफ થઈ गया. अब मृत्यु के लिए ऑफ शब्द है ही नहीं अंग्रेज़ी में साहब, है ही नहीं है. लेकिन हम सरेरास बोलते हैं, बड़ी आंटी ऑफ हो गई ना, तो हमने कहा ऑन कितने साल थी वो. तो हम भाषा के प्रति इतने बुद्धू हैं कि किसी को शब्द प्रभु कहना ये धरती दुभंग हो जाए और मैं अंदर जाऊं, इतने मैं लज्जित हो गया हूं. लेकिन उन्होंने प्यार की वजह से किया है, तो मैं एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव, इसलिए मैं कुछ बोल नहीं रहा हूं. लेकिन भाषेकडे फार केअरफुली आपल्याला राहावं लागतं. और शैलेंद्र जी का महत्व इसलिए है, शैलेंद्र जी के बारे में बात करेंगे, गुलजार जी के बारे में. वक्त हो गया है. मैं सुबह, जैसा कि मैंने शुभदा जी को हरदम मैं बताता हूँ कि मैं सुबह 4:30 बजे तक बात करने को तैयार हूँ. मेरा दिन ही रात शाम को 7 बजे शुरू होता है. लेकिन मुझे आपकी दया भाव भी आपके बारे में रखना चाहिए कि आप लोगों को घर जाना होगा. लेकिन शैलेंद्र जी के बारे में पहले बताऊँगा, बाद में गुलजार जी के, बीच में चाय पिएंगे हम. तो
शैलेंद्र जी के बारे में जब मैं सोचता हूँ, मैंने लिखा बहुत है उनके बारे में, नोट्स निकाली हैं, लेकिन मैं जो मुझे लग रहा है पिछले 2 दिन से ज़्यादा तीव्रता से शैलेंद्र जी के बारे में सोचते हुए 2 बातों का आपको ख्याल करना है जो फैक्चुअल बातें हैं, हाँ, काल्पनिक नहीं है। एक रेलवे और दूसरा सिनेमा। और ये दोनों, रेलवे और सिनेमा, ये दोनों तकनीकी संशोधन, टेक्निकल डिस्कवरीज जो हैं, ये डेमोक्रेसी को डीपन करते गई। लोकतंत्र अगर मजबूत हुई सारी दुनिया में तो इसका कारण सिनेमा है, क्योंकि वो बहुत लोगों तक पहुंचा सिनेमा। और दूसरा रेलवे है, वो बहुत लोगों तक पहुंचा। अब आप ये देखिए, शैलेंद्र जी रेलवे में बतौर वेल्डर नौकरी करते हैं माटुंगा में। वेल्डर, हाँ, मतलब वो वैसा हाथ में लेके मजदूर। और बाकी सब वक्त में वो शाम को छूटते हैं मुंबई में, तो उस वक्त साम्यवादी विचार के लोगों का बहुत बड़ा संगठन ट्रेड यूनियन में था, तो वहाँ जाते हैं। स्वभावतः वो गदर वाले हैं, बंडखोर हैं, गुस्सैल हैं, व्यवस्था के प्रति इनको गुस्सा है, तो कविताएं करते हैं। वो कविता रंग भवन में गाते हैं, ताराबाई हॉल में गाते हैं, सीजे हॉल में गाते हैं। सुनने को साहिर साहब हैं, अमर शेख हैं, शाहिर गवानकर हैं। ऐसी उनकी ज़िंदगी चली है और वो सिनेमा में आते हैं। अब कुछ कवि ऐसे रहे हैं हिंदी सिनेमा में जिनको सिनेमा में आना नहीं था। उसमें एक शैलेंद्र जी थे, एक कवि प्रदीप थे, उनको आना नहीं था। कवि प्रदीप को जब बुलाया, देविका, बहुत बड़ी महिला, देविका रानी, बहुत ही बड़ी साम्राज्ञी थी वो, तो कहा कि आप गाने लिखिए बॉम्बे टॉकीज़ के लिए। तो कहने लगी, नहीं, मैं तो गाने कैसे लिखूँगा, मैं जब लोगों के सामने काव्य पाठ करता हूँ तो हज़ारों लोग मुझे सुनते हैं। तो देविका रानी बड़ी चतुर थी, वो सुंदर थी, चतुर थी और बहुत अच्छा व्यक्तित्व उनका बड़ा अच्छा था। उन्होंने कहा कि अंग्रेज़ी में कहा, thousands are listening to you up in the north, lakhs will watch your films। लाखों लोग तुम्हारे सिनेमा देखेंगे, अभी हज़ारों लोग तुमको सुनते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है। मजरूर साहब को सिनेमा में आना नहीं था, शैलेंद्र जी को सिनेमा में आना नहीं था। अब वो सिनेमा में आते हैं इसलिए कि वो मुंबई में आए हैं, उनको रेलवे में नौकरी मिली है, उनका विवाह हो जाता है। विवाह के बाद नए मेहमान की तैयारी करना ज़रूरी बन जाता है, पत्नी को मायके भेजना है, पैसा नहीं है। रंग भवन में मुशायरा है, वहाँ अपनी एक कविता पढ़ते हैं, तो एक छरहरे बदन का, नीली आँखों वाला एक 27 साल का युवक आता है और कहता है कि ये जो आपने अभी कविता पढ़ी वो मुझे मेरे सिनेमा के लिए आप दीजिए, मैं सिनेमा बनाता हूँ। उन्होंने कहा ना, सिनेमा वगैरह, सिनेमा के प्रति ये था, नाटक मेन था, नाटक देखने गए थे, सिनेमा में नहीं लिखूँगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, ये मेरा कार्ड है, ज़रूरत पड़े तो कभी मिलना मुझे। फेमस में मेरी ऑफिस है तारदेव को। अब ये घर आया, 2-3 महीने के बाद समझा कि पैसा नहीं है और जो वेतन मिल रहा है उसमें इतना खर्चा हो नहीं सकता। तो वो गए फेमस में और जेब से कार्ड निकालते हैं। दीज आर लवली स्टोरीज एंड आई थिंक स्टोरी कहना मुझे अच्छा लगता है। बोले क्या नाम बताया, देखा तो नाम लिखा था राज कपूर। गए अंदर, बोले मुझे पैसा चाहिए। कितना? बोले मुझे पैसा चाहिए, मेरी बीवी हमल से है और उसको बच्चा होने वाला है, उसको मायके भेजना है और कुछ पैसा भी उसके साथ भेजना है। उन्हें 500 रुपया पॉकेट में दिया, ले लीजिए आप, मैं आपको 3 महीने में लौटाऊंगा। बोले कोई फिक्र मत करिए। 3 महीने के बाद साहब पैसा लौटाने गए। राज कपूर साहब ने कहा तुमको क्या लगा मैं साहूकार हूँ, मैं ब्याज पे पैसा देता हूँ? एक काम करो, गाड़ी में बैठो, आरके स्टूडियो लेकर गए। ये सेट लगाया हुआ है, गाना रिकॉर्ड होना है। ये मेरे 2 संगीतकार हैं, 6 गाने लिख चुके हैं, 2 गाने आप लिखो। सिचुएशन ये है। कोने में गए, सिचुएशन तो बता दी थी, पसीने से तरबतर हुए थे, टेंस हो गए थे, और गाना कितना सुंदर लिखा। बरसात में हम तुमसे मिले तुम सजन, हम
बरसात में। नाउ दैट इज शैलेंद्र। अब पहला गाना इतना, और दूसरा गाना उन्होंने लिखा पतली कमर है तिरछी नज़र है, वो जो डुएट गाना है वो ऐसा फुदकता हुआ गाना है वो। इट्स अ पेपी नंबर। अब ये जो थे साम्यवादी कार्यकर्ता बोली तुमने क्या कर दिया, वहाँ चले गए सिनेमा में, अब इनको घर चलाना है साहब। मगर क्रांति की जोत भी तो थी, ये नहीं कि वो विचार छोड़ दिया था। तो उस क्रांति का क्या हुआ? सिनेमा में गदर तो कभी अपेक्षित आप करो ही मत। सिनेमा ये प्रस्थापित लोगों का खेल है, सिनेमा में कोई गदर बिदर नहीं करता है। फिर ये गदर का क्या करेंगे? मैं समझता हूँ उनका सारा काव्य पढ़ने के बाद कि क्रांति जिस मूल्यों से प्रेरित और प्रभावित होती है वो है सामाजिक न्याय, इंसानियत, बंधु प्रेम। ये मूल्य उन्होंने सिनेमा में लाए। अगर शैलेंद्र नहीं होते, अगर साहिर नहीं होते तो सिनेमा में सिर्फ पैसा था और दूसरा कुछ नहीं था। तो ये लिटरेचर जो है वो शैलेंद्र ने लाया। उनका 48 साल में गए, उम्र के 48 साल में, 24 का जन्म है और 66 को गुजर गए। इतनी कम उम्र में उनका सफ़र बहुत ही सुंदर और बहुत ही सुहाना है। अभी मैं आपको प्रतिमाओं की बात करूं, वो जो मैंने आपको बताया इंसानी वैल्यूज़ और साम्यवाद, त्याच्यात एक भाबडेपण होतं मला मान्य आहे। हे भाबडेपण होतं। कुसुमाग्रजांनी म्हटले की प्रेम ध्येय आशा यांची होतसे का कधी पूर्ती, वेड्यापरी पूजितो या आम्ही भंगणाऱ्या मूर्ती। पण त्या भंगणाऱ्या मूर्तींची पूजा करण्याची आतून माणसाला एक इच्छा असणं हेच समाजाचं मांगल्य आहे। आज तेच कोणाला काही वाटत नाही, कोणाला काहीही कशाचं काही वाटत नाही। पण मी आजच्या स्थितीवर बोलणार नाही, कारण तुमचं उगाच आपका एपेटाइट ख़राब हो जाएगा खाने के लिए। तो आप उस वक्त के सिनेमा देखेंगे तो ब्लैक एंड वाइट होते थे, श्वेत और कृष्ण रंग के होते थे, लेकिन उसमें जीवन के 7 रंग उपस्थित होते थे। और जो संस्कृति बताई जाती थी, भले मुंबई बताई जाए भले, लेकिन उस संस्कृति के जो वाहक थे, जो पात्र थे, व्यक्ति रेखाएं थी, वो कृषि संस्कृति की मूल्य लेकर आई हुई थी। और उस वक्त मुंबई पर भी कृषि संस्कृति का बहुत बड़ा प्रभाव इसलिए था कि मुंबई पैसे वालों का शहर नहीं मानी जाती थी, मुंबई मेहनत करने वालों का शहर मानी जाती थी। तो शहर में तो साहब हम बटन दबा के ये शुरू करते हैं, वो बटन दबा के ये शुरू करते हैं। मैं हमारे अमेरिका में एक दोस्त है, मुझे क्या, मेरे विद्यार्थी हैं, मुझे सर जी देखिए क्या है, वो ऐसे लेटे हुए थे, उन्होंने एक बटन दबाया तो यहाँ का बटन खुल गया, वहाँ से उन्होंने और एक बटन दबाया तो एक गाना हो गया। म्हटलं एवढी कशाला लफडी केलीस तू, म्हटलं त्यापेक्षा गाणं गास होता ना म्हटलं। अब ये जो मूल्य है, ये जो इथॉस है, ये 1933 से लेकर आप हिंदी सिनेमा का देखिए। पहले के तो साइलेंट पिक्चर्स थे, वाचा नहीं थी सिनेमा को, लेकिन उसके बाद जो सिनेमा आता है फिर वो शांता आप्टे, कुंदनलाल सहगल, कानन बाला, देविका रानी। मैं आपको एक बात बताऊं, यू विल बी थ्रिल्ड, विद्या जी विल बी वेरी थ्रिल्ड लिसन टू दिस, वेरी थ्रिल्ड। ये जो स्टेशन अभी लगेगा आपको जिसका नाम गोरेगांव है, उस स्टेशन के एक लकड़े के बेंच पर एक 16-17 साल की लड़की बैठी है, दुबली पतली, उसके इतने बाल हैं, उसके बाजू में एक बहुत ही बुजुर्ग संगीतकार बैठे हैं और वो उसको कह रहे हैं हिम्मत मत हारो, अभी हम तुमको मलाड ले जाते हैं, भले फिल्मिस्तान में तुमको काम नहीं मिला, तुमको बॉम्बे टॉकीज़ में हम लेकर जाते हैं। ऐसा बोल के वो जो बुज़ुर्ग संगीतकार हैं वो सूट में बैठे हैं, बड़े उनकी ऐंठ है बहुत, और वो एक सिगरेट का टिन निकालते हैं और उसके ऊपर ताल बीट करते हैं और कहते हैं कि मैं तुमको गाना सिखाऊंगा, वो अभी तुम यहाँ सीखो। गाड़ियाँ आ रही हैं, प्रवासी उतर रहे हैं, किसी का ध्यान नहीं है कि यहाँ पर इतिहास रचा जा रहा है। वो गाना है दिल मेरा तोड़ा कहीं का न छोड़ा तेरे प्यार ने। फिल्म का नाम मजबूर है, संगीतकार का नाम गुलाम हैदर है और गायिका का नाम लता मंगेशकर है। ये गोरेगांव के प्लेटफॉर्म पे
ये मुझे दीदी ने बताई, जो आखिरी का जो 12 घंटे का इंटरव्यू दिया है उसमें उन्होंने ये कहा कि मैं गोरेगांव को बैठी थी और उन्होंने मुझे, गाड़ियाँ आ रही थी, गाड़ियाँ जा रही थी, मैंने कई बार रेलवे को कहा कि उस पर एक प्लाक लगाओ आप कि इस प्लेटफॉर्म पे, प्लेटफॉर्म नंबर 1, शी वॉज गोइंग टू मलाड, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आप एक प्लाक लगाओ कि इस प्लेटफॉर्म पे ये पहला गाना दीदी का जो रिकॉर्ड हुआ उसकी रिहर्सल यहाँ पे हुई। तो ये मेहनत थी साहब। तो ये इथॉस जो हिंदी सिनेमा का बना धीरे धीरे, ख़ास तौर पे 1900, हिटलर ने बहुत बड़ी मेहरबानी हिंदी सिनेमा पे की। उसने ऑस्ट्रिया खाया और ये खाया, रशिया पे, वो सब ठीक है, लेकिन हमारी मनोरंजन की सारी कल्पनाएं जो थी वो बिल्कुल बदल गई और नया थॉट आया जिसको हम कहेंगे कि वो आधुनिक थॉट था। आधुनिक का मतलब कपड़े से नहीं होता है, आधुनिक का मतलब खान पान आहार से नहीं होता है। आप बर्गर खा के आधुनिक नहीं हो सकते हैं। आधुनिकता ये अंदर से आती है और उसका पहली बात है कि आप इंसानियत पे विश्वास रखो और समता पे विश्वास रखो। वो इंसानियत और वो समता का मूल्य निरंतर अगले 30-35 साल में हिंदी सिनेमा में देख रहा हूँ। इसलिए मुझे उस समय के हिंदी सिनेमा का मैं आख्यान आपके सामने आज लगा रहा हूँ। नीम तो आरोग्यवर्धक है। 1 एकर जर नीम लावला, कडुलिंब, तर वर्षाला 4 लाख रुपये मिळतात असं मला कळलं आहे। मी माहिती काढली, वो सब ठीक है, लेकिन नीम के इर्द गिर्द तितलियां रहती हैं। तितली को नीम का बहुत आकर्षण होता है, तो वो वैसा जोड़ना उसको। और झुमका मिला, मैं नहीं मिली, मतलब व्यक्ति नहीं, व्यक्ति के बदन का एक अलंकार मिला। साहब इसके लिए तपस्या साधना के बगैर ये हो ही नहीं सकता है। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, विमेंस लिबरेशन के औरतों ने, ये हमारी बहनों ने गाना लेना चाहिए साहब। क्या गाना है? पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आज़ाद दुनिया के चमन में। और ये गाना मूल दारे दरी दारी दरा दारी दरा दा दारी दरा दारी दरा दारी दरा, हे गजाननराव वाटव्यांचं एक ओरिजिनल मराठी गीत आहे। जयकिशन हा गजाननराव वाटव्यांचा शिष्य। तो म्हणाला हे गाणं खूप कठीण आहे साहेब, काय करायचं? तर तुमची 2-3 गाणी मी हल्ली ऐकली, त्यात ते हे मराठी गाणं मला आवडलं आहे। तर ते म्हणाले की ठीक वाजवतो। तो गजाननराव वाटव्यांचं गाणं वाजवलं। तो तिकडे पंछी बनू उड़ती, बैठ रहा गाइए और गाइए मस्त गगन में। अब वो बोले कि ये पूरा का पूरा जम नहीं रहा है, कुछ इसमें ये है। शैलेंद्र साथ में थे, तो गजाननराव वाटे बोले मध्ये काहीतरी एक फ्रेज टाकून दे काहीतरी असं, ते मग ते गाणं उजळेल म्हणाले। जरा मुरझाया लगता है, खिलता नहीं है गाना। तो शैलेंद्र बोले कि एक फ्रेज डाल देंगे। बाहर आए, फ्रेज क्या डालेंगे? बोले गाओ, पंछी बनूं उड़ती फिरूं हिल्लोरी, चलो गाना बन गया। इट वॉज सो प्लेजेंट। गाना सुनते हैं, मेरा बहुत प्यारा, बहुत ही प्यारा, आप सबका भी बहुत प्यारा। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म। फिल्म दिल अपना प्रीत पर आई। मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप मुझे बहुत अच्छे सुनने वाले मिले। इस संध्या के लिए मैं इनका कबरी जी का बहुत बहुत आभारी हूँ। कबरी जी की संस्था को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। काफ़ी अच्छा काम और करें। और मेरे जितने भी यहाँ मित्र आए हैं, फिर वो विजय नाइक जी हो, शुभदा जी हों, शाहणे जी हों, अशोक राजवाड़ी जी हों, ये जितने भी मेरे मित्र आए हैं, ये आए हैं, बेलनकर आए हैं, मात्रे जी आए हैं, तो पुरानी यादें गोरेगांव से मेरी काफ़ी जुड़ी हुई हैं। तो मैं उन सभी मित्रों का आभार मानता हूँ। और आखिरी की बात कह के गाना सुनाता हूँ और फिर आपसे विदा लेता हूँ। आई डोंट नो वेदर यू वुड लाइक दिस सेइंग मी, आई डोंट इवन नो वेदर आई एम लाइकिंग दिस टेलिंग यू। इसके बाद का अपना सफ़र अकेले में रहने वाला है, इतना ध्यान रखिए और उसके लिए तैयार हो जाइए। वी वोंट बी कंडेम्ड टू बी अलोन, नो। हमारे लिए कोई सज़ा नहीं है कि अकेले रहो, इसके नहीं, बट अकेले रहना पड़ेगा। बच्चे विदेश जाएंगे,
या मेरे कितने मित्रों ने तय किया है, मेरे सहेलियों ने तय किया है कि दे डोंट वांट टू मैरी एंड दे आर एंजॉइंग इट। ठीक है, आई एम टेकिंग केयर ऑफ माई सेल्फ। ये मुझे नई पुष्ट में बहुत ज़्यादा दिख रहा है इन दिनों। मेरे 3 छात्रों ने 35 के हो गए, शादी नहीं कर रहे हैं। हमने कहा भाई अच्छी लड़की ढूंढ के लाते, नो नहीं। कहीं मुझे अंदेशा आ रहा है, बीइंग अ पोएट, बीइंग अ जर्नलिस्ट, कि ऐसा तो हो रहा है कि समाज अकेले की तरफ जा रहा है, क्योंकि हम समूह में बहुत रहकर देखा हमने। समूह में सिर्फ वोट्स मिलते हैं। तो अगर आपको अकेले रहना पड़ेगा, नहीं, मैंने चूज किया अकेले रहना, एंड आई पुट माई सेल्फ टू बेस्ट यूज फॉर द सोसाइटी, ऐसा मुझे लगता है। आपको क्या लगता है मेरे लिए महत्व का? नहीं, मुझे क्या लगता है मेरे लिए महत्व का है। तो ये गाना आप सुनिए, फिल्म घरौंदा का, एंड प्रिपेयर योर सेल्फ, इट्स गोइंग टू बी अ हैप्पी जर्नी। ओनली थिंग इज यू हैव टू शेड ऑफ द लोड ऑफ द पास्ट। हां, वो अनेक गैरसमजुती आपण पाळून ठेवल्यात ना, त्याच्यातनं बाहेर यायचं, म्हणजे थोडंसं आता अनलर्निंग केलं ना तुम्ही, तर तुम्ही गुलजारच्याकडे जाल। थँक्यू। VPL यूट्यूब चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करायला विसरू नका.